गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और पंकज, शिव, नीरज, सनी, धीरज, रुचि, देव, प्रेम सागर। प्रेम सागर तो कॉमन नाम है, ये हर बैच में इसने करियर विल का हर एक बैच खरीदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सागर आपका। आप बनते हैं हमारे एक्सक्लूसिव कस्टमर करियर विल के। आपने सारे के सारे बैच खरीद रखे हैं। योगेंद्र, ओम, अविनाश, सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल टाइम हो गया है और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो कल हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, जल्दी से बताइए, कहानी आगे से शुरू करेंगे। हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य का पतन, और जिसमें हम बात कर चुके थे पहले मुगल बादशाह के बारे में, या लेटर मुगल्स का पहला मुगल एम्परर जो कौन हुआ, बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम। जी हाँ, सारे के सारे जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लास्ट टॉपिक वॉज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। या मुगल साम्राज्य का पतन, जिसकी में हम बात कर रहे हैं 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक की। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और यहीं से हम कहानी शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के ही तीन बेटे मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और जजाओं के युद्ध में ही मुअज्जम ने अपने आजम या अपने भाई आजम की हत्या की और वो भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और उसके बाद 1709 ईस्वी में उसने अपने दूसरे भाई कामबख्श की भी हत्या कर दी। जी हाँ, बिल्कुल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन इस टॉपिक खत्म होने के बाद तब हम डिस्कस करेंगे। पहले 2-3 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद एक पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे, इसलिए एसआई बैच और इसका टाइमिंग एक साथ पड़ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं, मैं बात करता हूँ। अगर आपके टाइमिंग्स में कुछ फेरबदल किए जा सकेंगे तो डेफिनेटली उनको कर दिया जाएगा। तब तक तो कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। जी, मैंने आपको बताया कि मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना और 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया बहादुर शाह प्रथम ने। और 1712 में जब ये बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान करने के लिए पंजाब गया था तो वहीं पर इसकी मृत्यु हुई। और जैसे ही 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की डेथ हुई, तो ध्यान रखेंगे बहादुर शाह प्रथम के ही मरने के बाद इसके 4 बेटे जीवित थे। जब बहादुर शाह फर्स्ट मरा, जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई, इसी का सबसे बड़ा बेटा था जहांदर शाह, दूसरा बेटा रफी उस शान, तीसरा बेटा अजीम उस शान, और चौथा बेटा था जहान शाह। जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई तो बस बहादुर शाह प्रथम के मरते ही उसके चारों बेटों में सिंहासन को लेकर लड़ाई शुरू हुई, गृह युद्ध शुरू हुआ या उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई जहांदर शाह, रफी उस शान, अजीम उस शान और जहान शाह के बीच। उत्तराधिकार की चली इस लड़ाई में ध्यान रखेंगे
जीता कौन? जहादर शाह। और मुगलों के ही दरबार में एक ईरानी गुट हुआ करता था, एक ईरानी ग्रुप हुआ करता था। उसी ईरानी ग्रुप का मेंबर हुआ करता था कौन? जुल्फिकार खान। और जुल्फिकार खान की ही मदद से जहादर शाह अपने भाइयों की हत्या करवाकर भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। (1712) से लेके 1713 ईस्वी तक 1 साल के लिए भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहादर शाह। और ध्यान रखेंगे, ही बिकेम द मुगल एम्परर एट द एज ऑफ 51 ईयर्स। ये 51 वर्ष की आयु में भारत का मुगल बादशाह बना। और क्योंकि इसको भारत का मुगल बादशाह बनने में मदद की थी जुल्फिकार खान ने, इसीलिए ही अपॉइंटेड हिज वजीर टू जुल्फिकार खान। इसने जुल्फिकार खान को ही अपना वजीर नियुक्त किया। और ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। और अगर हम बात करें कि ये जुल्फिकार खान कौन हुआ करता था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब का ही एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था असद खान। उसी असद खान का बेटा हुआ करता था जुल्फिकार खान। लेकिन उसी असद खान के बेटे जुल्फिकार खान को इसने अपना वजीर नियुक्त किया और ये जहादर शाह का वजीर बन गया। क्योंकि जहादर शाह खुद एक अयोग्य और एक डरपोक शासक था, इसीलिए सिर्फ नाम का मुगल बादशाह बनकर रह गया जहादर शाह, बल्कि प्रैक्टिकली मुगल साम्राज्य में शासन करने लगा कौन? जुल्फिकार खान। सारी की सारी पावर जुल्फिकार खान के पास आ गई, केवल नाम का मुगल बादशाह बनकर रह गया जहादर शाह। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। जी वेलकम बैक। जहादर शाह ने अपना वजीर जुल्फिकार खान को नियुक्त किया और जुल्फिकार खान के ही पास सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सारी की सारी प्रशासनिक शक्तियां आ गई। नाम का मुगल बादशाह बनकर रह गया जहादर शाह और प्रैक्टिकली मुगल साम्राज्य में शासन करने लगा जुल्फिकार खान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहादर शाह गेव द टाइटल ऑफ सवाई मिर्जा टू जयसिंह। जहादर शाह ने ही जयसिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि दी। और हम सब जानते हैं जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ आमेर। राजस्थान के आमेर का राजा हुआ करता था जयसिंह। और दूसरा काम इसने किया, ही गेव द टाइटल ऑफ महाराजा। ही गेव द टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह। इसने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। और ध्यान रखेंगे, अजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ मारवाड़। ये मारवाड़ का राजा था और मारवाड़ का मतलब है जोधपुर। जयपुर या आमेर का राजा था जयसिंह और मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि जहांदर शाह के शासनकाल में प्रैक्टिकली सारी की सारी पावर्स जुल्फिकार खान के पास थी। सोने पे सुहागा तब हुआ जब मुगल बादशाह जहांदर शाह दिल्ली की ही एक वेश्या से, दिल्ली की ही एक तवायफ से मोहब्बत कर बैठा जिसका नाम था लाल कुंवर। दिल्ली में ही एक वेश्या हुआ करती थी, एक तवायफ हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुंवर। दिल्ली की एक वेश्या हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुंवर। इसी से मोहब्बत कर बैठा कौन? जहांदर शाह। और जहांदर शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर को दिल्ली के लाल किले में ले आया और इससे विवाह कर लिया। और इससे विवाह करने का अंजाम ये हुआ कि जहांदर शाह ने लाल कुंवर के सारे रिलेटिव्स को, सारे के सारे रिश्तेदारों को मुगल दरबार में अपॉइंट कर दिया, मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया। और अब इसी लाल कुंवर के रिलेटिव चलाने लगे मुगलों का प्रशासन या मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्हें प्रशासन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसके इसी कर्म की वजह से, इसके इसी स्वभाव के कारण इसे इतिहास में लंपट मूर्ख राजा कहा जाता है। शाहे बेखबर कहलाया करता था बहादुर शाह प्रथम, लेकिन लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध हुआ है कौन? जहांदर शाह। और ध्यान रखेंगे जैसे ही जहांदर शाह ने लाल कुंवर के रिलेटिव्स को मुगल दरबार में अपॉइंट किया और उन्हीं से मुगलों का प्रशासन चलवाना शुरू किया, इसी बात की चिंता हुई मुगलों के ही दरबार में काम कर रहे दो मंत्रियों की, जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं सैयद ब्रदर्स के नाम से या सैयद बंधुओं के नाम से। मुगलों के दरबार में दो मंत्री काम किया करते थे, जो दोनों भाई थे, जो इतिहास में फेमस है सैयद बंधु के नाम से या सैयद ब्रदर्स के नाम से। इनमें बड़ा भाई हुआ करता था अब्दुल्ला खान और छोटे भाई का नाम था हुसैन अली खान। जब जहांदर शाह लंपट मूर्ख बन गया और लाल कुंवर नाम की वेश्या के ही साथ मोहब्बत करने में जुट गया, जिसे अपने प्रशासन का बिल्कुल ख्याल नहीं था, और प्रशासन चला रहा था कौन? जुल्फिकार खान। तो इसी बात की चिंता मुगलों के दरबार में काम कर रहे दो मंत्रियों को हुई, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जो इतिहास में कहलाते हैं सैयद बंधु। और जब इन्होंने देखा कि जहांदर शाह पागल हो चुका है और एक वैश्या के ही रिश्तेदारों से मुगलों का प्रशासन चलवा रहा है, तो इन दोनों को इस बात की चिंता हुई और इन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुगल साम्राज्य का पतन वक्त से पहले ही हो जाएगा। ये बात तो तय है कि मुगल साम्राज्य का पतन होना है, लेकिन वो वक्त से पहले ही हो जाएगा अगर जहांदर शाह को सिंहासन से नहीं हटाया गया। जहांदर शाह के ही छोटे भाई रफी उस शान का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था फर्रुखशियर। कहने का मतलब जहांदर शाह का ही एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था फर्रुखशियर। उसी फर्रुखशियर की मदद से सैयद बंधुओं ने जहांदर शाह की हत्या करवाई 1713 ईस्वी में, और इसको सिंहासन से हटाकर भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया। किसे? फर्रुखशियर को। भारत का अगला मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर, जो जहांदर शाह का भतीजा लगा करता था रिश्ते में। और ध्यान रखेंगे ये जहांदर शाह का ही छोटा भाई रफी उस शान का बेटा हुआ करता था, इसका भतीजा लगा करता था। इसी फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदर शाह की हत्या करवा दी, और सैयद बंधुओं की ही कृपा से मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? फर्रुखशियर भारत का अगला मुगल बादशाह बनकर बैठा।
लेकिन फर्रुखशियर अच्छी तरीके से जानता था कि जो जुल्फिकार खान है वो इसके लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि जुल्फिकार खान ही तो प्रैक्टिकली शासन कर रहा था मुगल साम्राज्य में। इसीलिए जैसे ही फर्रुखशियर मुगल सिंहासन पर बैठा तो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इसने सैयद बंधुओं की ही पावर्स को बढ़ा दिया। क्योंकि फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की ही कृपा से मुगल बादशाह बना था, इसीलिए बड़े भाई अब्दुल्ला खान को इसने बना लिया अपना वजीर, अपना प्रधानमंत्री, और छोटे भाई को अपना सेनापति, जिसे मुगल साम्राज्य में कहा जाता था मीर बख्शी। हम सब जानते हैं मुगल साम्राज्य में सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था और प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया, हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी बनाया। और ध्यान रखेंगे, फर्रुखशियर किल्ड जुल्फिकार खान, और फर्रुखशियर ने जुल्फिकार खान की हत्या करवाई। और ध्यान रखेंगे, जुल्फिकार खान असद खान का बेटा था और असद खान कभी वजीर हुआ करता था औरंगजेब का। इसीलिए फर्रुखशियर ने जुल्फिकार खान के पिता असद खान को अरेस्ट करवा लिया, उसको बंदी बना लिया। असद खान को बंदी बना लिया गया अरेस्ट करके, और उधर जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी गई। और फर्रुखशियर का ही या फर्रुखशियर के ही दरबार में एक और मंत्री हुआ करता था, एक और मिनिस्टर हुआ करता था, जिसका नाम था चिनक्लिच खान। चिनक्लिच खान, या जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। फर्रुखशियर ने वजीर बना लिया अब्दुल्ला खान को, मीर बख्शी या सेनापति बना लिया हुसैन अली खान को। इधर जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी और जुल्फिकार खान के पिताश्री असद खान को अरेस्ट करके बंदी बना लिया। फर्रुखशियर का ही एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चिनक्लिच खान, या जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। इसी को सूबेदार बना दिया गया, किसका, दक्षिण भारत के 6 सूबों का। दक्षिण भारत के जो 6 सूबे थे उन सब की सूबेदारी, उन सब का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया चिनक्लिच खान या निजाम उल मुल्क को। इसके बाद क्या हुआ, फर्रुखशियर के ही कंटेम्प्रेरी, फर्रुखशियर के ही समकालीन भरतपुर में एक जाट शासक रूल करा करता था जो कहलाता है चूड़ामन जाट। इसने चूड़ामन जाट के साथ दोस्ती करी और चूड़ामन जाट के ही साथ मिलकर अटैक कर दिया, किस पर, अजीत सिंह पर। फर्रुखशियर अटैक्ड ऑन अजीत सिंह, फर्रुखशियर ने अजीत सिंह पर आक्रमण किया। और अभी मैंने आपको बताया था ये मारवाड़ का राजा था, या जोधपुर को ही क्या कहा जाता था, मारवाड़ कहा जाता था। इसने अजीत सिंह पर आक्रमण किया और अजीत सिंह को पराजित करके ही गॉट मैरिड टू हिज डॉटर, और फर्रुखशियर ने अजीत सिंह की ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। फटाफट फटाफट साथ के साथ नोट करते चलिएगा।
ठीक है, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। तो जुल्फिकार खान मारा गया, जो जहादर शाह का वजीर हुआ करता था, औरंगजेब का वजीर हुआ करता था असद खान। इसको बंदी बना लिया गया और ये कारागार में मर गया। अजीत सिंह पर अटैक किया और उसी की बेटी के साथ विवाह कर लिया फर्रुखशियर ने। और ध्यान रखेंगे, इन 1617 फर्रुखशियर अटैक्ड ऑन बंदा बहादुर and arrested him from गुरदासपुर। फर्रुखशियर ने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर पर आक्रमण किया। फर्रुखशियर ने बंदा बहादुर पर आक्रमण किया और हम सब जानते हैं बंदा बहादुर पर आक्रमण करके इसे बंदी बनाया। और इसे बंदी बनाकर 1716 ईस्वी में ही फर्रुखशियर ने बंदा बहादुर की दिल्ली में हत्या कर दी। इसके ही अगले साल एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इन 1717 फर्रुखशियर गेव अ गोल्डन ऑर्डिनेंस टू द ब्रिटिशर्स। फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान दिया। फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान दिया और ये स्वर्णिम फरमान क्या था, सबसे पहले ये समझेंगे। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के पांव में एक फोड़ा हुआ। इसने सारी जगह इलाज करवाया लेकिन कोई भी वैद्य इसे, कोई भी चिकित्सक ठीक नहीं कर पाया। और जब कोई भी चिकित्सक इसे ठीक नहीं कर पाया तो फर्रुखशियर के दरबार में आया एक अंग्रेज सर्जन जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। और उसी डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने आकर फर्रुखशियर के पांव की सर्जरी की और इसके फोड़े पर चीरा लगाकर पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दी। और केवल पेट्रोलियम जेली लगाने के ही पूरी तरीके से भला चंगा हो गया। कौन? फर्रुखशियर। और खुश होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक अधिकार दिया, एक राइट दिया और कहा कि अंग्रेज चाहें तो बंगाल में जहां मर्जी जाकर व्यापार कर सकते हैं और जिसके लिए उन्हें कोई सीमा कर नहीं देना होगा, कोई बाउंड्री टैक्स नहीं देना होगा और आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल में। और दोस्तों यही स्वर्णिम फरमान, यही गोल्डन ऑर्डिनेंस टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों ने फैक्ट्री तो सबसे पहले सूरत में खोली थी लेकिन जाकर अधिकार सबसे पहले कहां पर किया? बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही कर मुक्त व्यापार करने के अधिकार मिले थे। और क्योंकि अधिकार मिले थे तो हम सब जानते हैं वो अधिकार पत्र जो कभी 1215 ईस्वी में अंग्रेज नागरिकों को कहां पर मिला था? ब्रिटेन में। उसी को तो हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसीलिए इस फर्रुखशियर के दिए हुए फरमान को भी क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। इसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
लेकिन धीरे धीरे भाई इधर फर्रुखशियर मुगल बादशाह शासन तो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे डोमिनेंस उस पर अधिकार किसका बढ़ रहा था? सैयद बंधुओं का बढ़ रहा था। सैयद बंधुओं का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा और सैयद बंधुओं के ही हाथों की कठपुतली बनकर रह गया कौन? मुगल बादशाह फर्रुखशियर। इसीलिए फर्रुखशियर ये स्ट्रेटजी बनाने लगा, ये रणनीति बनाने लगा कि किसी तरीके से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई जाए और इनसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन उधर यही रणनीति सैयद बंधु बना रहे थे। सैयद बंधु अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर फर्रुखशियर को मरवा दिया जाए तो फर्रुखशियर की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मुगल बादशाह बना देंगे जो हमारे ही कहने पर चले और जो हमारे ही कहे अनुसार शासन करे। लेकिन मुगल बादशाह फर्रुखशियर को कैसे मरवाया जाए, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। जिस समय सैयद बंधु, भाई अभी मैंने आपको बताया सैयद बंधुओं के नाम थे अब्दुल्ला खान और छोटा भाई था हुसैन अली खान। जब सैयद बंधु मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने की रणनीति बना रहे थे तो उस समय मराठा शासक हुआ करता था, हम सब जानते हैं छत्रपति शाहू महाराज। कल ही हमने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम ने ही शाहू को आजाद किया था। और इस समय मराठा साम्राज्य में मराठा रूलर शाहू नहीं बल्कि शाहू के ही प्रधानमंत्री रूल किया करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? पेशवा। कहने का मतलब उस समय शाहू का ही पेशवा हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मराठाओं का ही सबसे पहला पेशवा किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जो 1713 से 1720 तक मराठाओं का सबसे पहला पेशवा हुआ। सैयद बंधुओं ने डिसाइड किया कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने में हम मदद लेते हैं मराठाओं की। इसीलिए मराठा शासक शाहू को संदेश भिजवाया गया और शाहू ने अपने ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मिलने के लिए भेजा। किससे? सैयद बंधुओं से। सैयद बंधुओं से मिलने के लिए बालाजी विश्वनाथ दिल्ली आया और 1719 में दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे कहा जाता है दिल्ली की संधि या ट्रीटी ऑफ दिल्ली। आपसे पूछेंगे दिल्ली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ध्यान रखेंगे, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच हुई दिल्ली की संधि। और इसी दिल्ली की संधि में ये डिसाइड किया गया कि पहले बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं की मदद करेगा मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने में, और फिर उसके बाद जब मुगल बादशाह फर्रुखशियर मारा जाएगा और उसके बाद जब मराठाओं की सेना आकर दिल्ली पर चढ़ाई करेगी और आकर लाल किले पर अटैक करेगी तो उसमें मराठाओं की मदद कौन करेंगे? सैयद बंधु। इसीलिए फाइनली सैयद बंधुओं को मदद मिली किसकी? बालाजी विश्वनाथ की। और बालाजी विश्वनाथ की ही मदद से 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवा दी गई। इसकी गला दबाकर हत्या करवा दी गई थी और फर्रुखशियर की हत्या करवाकर मुगल फैमिली के ही एक और व्यक्ति को सैयद बंधुओं के द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया 1719 में, जिसका नाम था रफी उद दरजात। भारत का अगला मुगल बादशाह बना रफी उद दरजात, जो भारत का मुगल बादशाह बना शाहजहां द्वितीय के नाम से या शाहजहां सेकंड के नाम से। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स को ही पेशवा कहा जाता था और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन मराठाओं का उनके पेशवा ही संभाला करते थे। और ध्यान रखेंगे क्योंकि फर्रुखशियर एक कमजोर और एक डरपोक शासक था, इसीलिए फर्रुखशियर को ही
इतिहास में जाना जाता है किस नाम से? ये कहलाता है घृणित कायर। इसको घृणित कायर कहा जाता है, फर्रुखशियर को। रफी उद दर्जात मुगल सिंहासन पर बैठा, लेकिन केवल 3 महीने तक शासन कर पाया और 3 महीने में इसकी डेथ हो गई। ये डिसेंट्री से, सॉरी, ये टीबी से मर गया था। इसे टीबी हुआ था। इसके मरने के बाद इसी के छोटे भाई को अगला मुगल बादशाह बनाया गया, जिसका नाम था रफी उद दौला, जिसका नाम था रफी उद दौला। ये भी कुछ ही महीने चला और डिसेंट्री या अतिसार रोग से इसकी भी मृत्यु हो गई। और इसके मरने के बाद सैयद बंधुओं के ही द्वारा भारत का अगला मुगल बादशाह सिंहासन पर बिठाया गया मोहम्मद शाह को। भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर 1748 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। रफी उस शान का बेटा था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर का ही छोटा भाई रफी उस शान का दूसरा बेटा था रफी उद दर्जात, और रफी उस शान का ही तीसरा बेटा था रफी उद दौला। कहने का मतलब रफी उद दर्जात और रफी उद दौला दोनों के दोनों भाई थे किसके? फर्रुखशियर के। इसके बाद मुगल सिंहासन पर बैठा मोहम्मद शाह। मैंने आपको बताया था बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, रफी उस शान, अजीम उस शान, है ना, और एक जहादर शाह और एक जहान शाह। तो जहान शाह का ही 18 साल का बेटा मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के द्वारा मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। मैंने बता दिया, जो मोहम्मद शाह था वो जहान शाह का बेटा था। मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठा, दिमाग में सबसे पहली यही बात आई कि अगर खुद चैन से जीना है तो हत्या करनी जरूरी है किसकी? सैयद बंधुओं की। और सैयद बंधुओं से तुरंत निजात पाना जरूरी है। इसीलिए भाई हम सब जानते हैं दक्कन के जो 6 सूबे थे उनका सूबेदार था निजाम उल मुल्क या चिनक्लिज खान। इसीलिए उसी निजाम उल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और ये बात कब की है? 1720 की। In 1720 he killed Sayyid brothers. In 1720 he killed Sayyid brothers with the help of Sayyid brothers. Sorry, with the help of Nizam ul Mulk. लिख लीजिएगा, निजाम उल मुल्क की मदद से ही मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। कौन है ये? रोशन। बिल्कुल सही बात है रोशन। मैंने ना यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। रफी उद दर्जात पहले सिंहासन पर बैठा, लेकिन
शाहजहां सेकंड का नाम किसने लिया? रफी उद दौला ने। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका भाई? रोशन। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। रफी उद दौला ही शाहजहां सेकंड के नाम से मुगल बादशाह बना था, रफी उद दर्जात नहीं। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। अपने शब्दों को वापस लेते हैं हम। सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई निजामुल मुल्क की मदद से, लेकिन सैयद बंधुओं के मरने से सबसे ज्यादा दुख पहुंचा बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि संधि कुछ और की हुई थी सैयद बंधुओं के साथ। जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को पता चला कि सैयद बंधुओं की मृत्यु हो चुकी है, तो 1720 ईस्वी में इधर बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो गई। और जब बालाजी विश्वनाथ 1720 ईस्वी में मरा, तो बालाजी विश्वनाथ का ही 19 साल का बेटा मराठाओं का दूसरा पेशवा बना, जिसे हम जानते हैं पेशवा बाजीराव के नाम से या पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से। बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 20 साल तक मराठाओं का पेशवा रहा, और यही कहलाता है मराठाओं का सबसे महान पेशवा। तो इधर फाइनली सैयद बंधुओं का अंत हुआ। मोहम्मद शाह ने ही निजाम उल मुल्क या चिनकलिच खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए भारत के इतिहास में सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? ये इतिहास में प्रसिद्ध है किंग मेकर्स के नाम से। इन्हें कहा जाता है शासक निर्माता। शासक निर्माता के नाम से ही सैयद बंधु इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। और ध्यान रखेंगे, शासक निर्माता इसलिए क्योंकि पहले फर्रुखशियर, फिर रफीउद्दर्जात, फिर रफीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह, चारों के चारों मुगल बादशाहों को सिंहासन पर बिठाने वाले ही कौन है? सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स। इसीलिए इन्हें इतिहास में क्या कहा गया है? किंग मेकर्स या शासक निर्माता कहा गया है। अब हम बात करेंगे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बारे में। मुगलों में सबसे ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा लापरवाह, सबसे ज्यादा अय्याश और सबसे ज्यादा नालायक मुगल बादशाह ही कौन हुआ? मोहम्मद शाह। इतिहासकार कहते हैं कि इसके शासनकाल में मुगलों का शासन महिलाओं और हिजड़ों के आसपास में आ चुका था। इसे महिलाओं का साथ बेहद पसंद था, इसीलिए मोहम्मद शाह अपना सारा समय अपने हरम में बिताया करता था। और हम सब जानते हैं हरम किले के अंदर वो जगह हुआ करती थी जहां पर केवल महिलाएं रहा करती थी। और महिलाओं के ही साथ क्लोजनेस की वजह से ही मोहम्मद शाह को ही इतिहास में कहा जाता है रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसी को कहते हैं मुगल साम्राज्य का रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला। इसे कहते हैं रंगीला बादशाह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में अंतिम बार जजिया किसके शासनकाल में वसूल किया गया था? तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह ने ही 1720 ईस्वी में भारत से जजिया का अंत किया। और हम सब जानते हैं जजिया एक ऐसा टैक्स था, एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाता था।
1720 में जजिया को पूरी तरीके से खत्म किया मोहम्मद शाह ने। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध विदेशी आक्रमण हुआ, और हम सब जानते हैं ये विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 1739 में, दैट वाज इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। जो स्पीडोमीटर की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमारी तरफ से नहीं है, वो पीछे से टेक्निकल फॉल्ट है। 1-2 दिन वेट कीजिए, ठीक हो जाएगा। जरा जरा सी चीजों के लिए जिंदगी तबाह होने जैसी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। स्पीडोमीटर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कल से, ठीक है ना। बहादुर शाह ने जजिया का अंत नहीं किया था, बहादुर शाह ने केवल जजिया है पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अंतिम रूप से उसका अंत करने वाला 1720 में कौन है? मोहम्मद शाह। 1739 में मोहम्मद शाह के ही समय में हुआ नादिर शाह का आक्रमण। और हम सब जानते हैं नादिर शाह एक ईरानी शासक था, और ईरान में एक वंश चला करता था जो कहलाता था दुर्रानी वंश। और दुर्रानी वंश का ही राजा हुआ करता था नादिर शाह, जिसने 1739 में मुगलों पर अटैक किया था और लड़ा गया था बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध। मुगलों को लूटने के उद्देश्य से आया था नादिर शाह। करनाल का युद्ध लड़ा गया नादिर शाह और मुगलों के बीच। और ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों को पराजित किया और मुगलों से दिल्ली से लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। और मुगलों से लूटपाट करके वापस लौट गया नादिर शाह, जहां पर ईरान में ही जाकर 1747 ईस्वी में नादिर शाह डाइड। नादिर शाह की मृत्यु हो गई 1747 में, 1747 में। और 1747 ईस्वी में जब नादिर शाह मरा, तो इसके मरने के बाद 1747 में दुर्रानी वंश का अगला शासक बन गया इसी का सेनापति, जिसको हम जानते हैं अहमद शाह अब्दाली के नाम से। अगला शासक बना अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी वंश का। तो फाइनली इधर 1747 में नादिर शाह की डेथ हुई, और नादिर शाह के मरने के बाद अहमद शाह अब्दाली उसका उत्तराधिकारी बन गया। आपने आई होप नोट कर लिया होगा, बड़ी देर वेट कर लिया मैंने। और इधर 1748 ईस्वी में डेथ हो गई मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, फाइनली मोहम्मद शाह के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह। 1748 से लेकर 1754 तक अहमद शाह
भारत का अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह। और ध्यान रखेंगे, इधर दुर्रानी वंश का राजा बन गया अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक ईरानी था, लेकिन रूल किया करता था कहां पर? अफगानिस्तान में। और ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए अहमद शाह अब्दाली ने भारत में अपना सबसे पहला आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय में किया था? तो ध्यान रखेंगे, इन 1748 1748 में फर्स्ट अटैक ऑफ अब्दाली वॉज हैपेंड, या अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे अहमद शाह अब्दाली को किसने आमंत्रित किया था? तो ध्यान रखेंगे, पंजाब का ही सूबेदार हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था शाहनवाज खान। और इसी शाहनवाज खान के ही आमंत्रण पर, शाहनवाज खां के ही आमंत्रण पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था भारत में। और ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह अहमद शाह के ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 5 बार आक्रमण किए थे। इसने टोटल किए थे 5 अटैक्स या 5 बार आक्रमण। सिजदा और पाइबोस की जो नीति थी उसको प्रतिबंधित पहले शाहजहां ने किया था, लेकिन उसे खत्म करने वाला जो शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने खत्म किया था पूरी तरीके से। जी नहीं, अकबर राजा वीर साल का बेटा नहीं था। अकबर तो केवल राजा वीर साल के महल में पैदा हुआ करता था, जो राजस्थान के अमरकोट का राजा था। तो वीर साल का पुत्र नहीं था। 5 अटैक्स अब्दाली के हुए अहमद शाह के ही शासनकाल में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अहमद शाह के ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने जब पंजाब पर अटैक किया तो एक फेमस बैटल लड़ा गया। इस बैटल को ही क्या कहते हैं? अहमद शाह बैटल। क्योंकि दोनों तरफ से जो लड़ने वाली सेनाएं थी वो अहमद शाह की ही थी। इधर से था मुगल बादशाह अहमद शाह, उधर से था अहमद शाह अब्दाली। इसीलिए इस युद्ध को अहमद शाह युद्ध कहा जाता है। इसके बाद इधर 1754 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हुई और अहमद शाह के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय जो भारत का मुगल बादशाह रहा 1754 से लेकर 1759 तक। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आलमगीर सेकंड से बनता है, ध्यान रखेंगे, आप सोचेंगे कि हु वाज फर्स्ट आलमगीर, तो ध्यान रखेंगे 5 अटैक्स का जो रिजल्ट था वो ये था कि जब अहमद शाह बैटल हुआ था, पहला अटैक अहमद शाह अब्दाली का, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली हार गया था। बाकी युद्धों में, बाकी अटैक्स में इसको जीत मिली थी, क्योंकि ये लूटपाट करने के ही उद्देश्य से हिंदुस्तान में बार बार आकर अटैक किया करता था। आलमगीर सेकंड भारत का अगला मुगल बादशाह हुआ 1754 से लेकर 1759 तक। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी मुगल बादशाह के ही समय में 1757 में लड़ा गया फेमस बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, और हम सब जानते हैं ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब
सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, इन दिस बैटल रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर ही कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला वॉज बंगाल का नवाब। ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल। ये था बंगाल का नवाब। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और ध्यान रखेंगे, यही वो निर्णायक युद्ध था या यही वो प्रसिद्ध युद्ध था जिसके बाद भारत में मुसलमानों की शक्ति कमजोर हुई और डोमिनेंस शुरू हुआ। किसका? ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों का भारत में डोमिनेंस बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरू हुआ था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी ही वो निर्णायक युद्ध था जिसमें हारा था नवाब सिराजुद्दौला और जीता था रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला का ही सेनापति जो मीर जाफर था वो लड़ रहा था किसकी तरफ से? सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर जाफर। ये लड़ तो रहा था किसकी तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। लेकिन लड़ तो रहा था सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वैसे ही ये जाकर मिल गया किसकी तरफ? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। गवर्नर और नवाब में ये फर्क है, जो नवाब थे वो बंगाल के स्वतंत्र शासक हुआ करते थे और जो गवर्नर थे वो किसके अधीन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। बंगाल के यहां पर स्वतंत्र शासकों को नवाब कहा गया है और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के ही प्रशासकों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को गवर्नर कहा गया है। इतना सा फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। फाइनली 1759 में भी आलमगीर सेकंड की डेथ हुई और आलमगीर सेकंड के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। हालांकि ध्यान रखेंगे, कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीने के लिए बीच में शाहजहां थर्ड भी आया था, बट आपको उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। शाहजहां तृतीय भी आया था। आलमगीर सेकंड का ही एक बेटा था जो शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल बादशाह बना था, बट नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। इसीलिए हम बात करते हैं अगले मुगल बादशाह के बारे में जो बना शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 से 1806 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। सर बुक में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री बोल रहे हैं 1500 ईस्वी में, ओके, और आपने बोला है 1503 ईस्वी में। कौन सा सही है भाई? जिस पे ज्यादा भरोसा करते हो उस पे उसी की बात मान लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, है ना, कि जो जीएस स्पेशल की जो हिस्ट्री है वही हिस्ट्री स्पेशल की भी है। तो आप क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर शाह आलम सेकंड की जगह ऋतिक रोशन का नाम लिख दूं और आपसे कहूं कि ये लीजिए अलग हिस्ट्री? अबे नालायक हो।
है ना, कम से कम, है ना, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया हिस्ट्री सेम ही होती है, बस उसको पढ़ने का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना। लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर सारे के सारे रूलर्स के नाम बदल जाएंगे? ये लीजिए, गणेश भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर बुक्स में औरंगजेब के 4 लड़के हैं, आपने 3 ही बोले। अब गणेश मेरे भाई गधे, मैंने क्या बोला था? जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा था तो उसके 3 पुत्र जीवित थे, तो उसके 3 बेटे जिंदा थे। और अपनी बुक को ठीक कर लेना, औरंगजेब के 4 नहीं 5 बेटे थे। ठीक है, आपकी गलत लिखा हुआ है आपकी बुक में, 4 नहीं 5 बेटे थे औरंगजेब के, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम अकबर था। लेकिन जब औरंगजेब मरा था 89 साल की उम्र में, 89 ईयर्स की एज में, तो 3 ही जिंदा बचे थे भाई, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। है ना। अब पता नहीं कौन सी दुनिया की किस किताब से आप लोग पढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पर उसको चैलेंज भी कर रहे हैं कमेंट करके। है ना, थोड़ा सा दिमाग को खोल लीजिए। गधों की तरह मेहनत करने से नहीं सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ज्यादा नहीं पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही दिमाग में कंफ्यूजन होगा। एक बार पढ़ लीजिए लेकिन सही पढ़ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। शाह आलम द्वितीय भारत का अगला मुगल बादशाह बना 1759 से लेकर 1806 तक। और हम सब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसी के शासनकाल में हिंदुस्तान में हुआ, 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली, जो लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। हु वॉज आलमगीर फर्स्ट? औरंगजेब वॉज आलमगीर फर्स्ट। जो औरंगजेब था उसी का, है ना, नाम है औरंगजेब आलमगीर। अहमद शाह बैटल में अहमद शाह अब्दाली हारा था, मैंने अभी तो बताया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से मराठाओं को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, जब ये युद्ध लड़ा गया था तो उस समय मराठाओं का पेशवा हुआ करता था बालाजी बाजीराव। इसमें हारे थे मराठा और जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। उससे मराठाओं का पेशवा हुआ करता था बालाजी बाजीराव। और ध्यान रखेंगे, मराठाओं की सेना का नेतृत्व मराठाओं के ही सेनापति ने किया था, जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। और ध्यान रखेंगे, इसमें मराठाओं की तरफ से तोपची हुआ करता था एक अफगानी, जिसका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी नाम के ही व्यक्ति ने, ये था अफगानी लेकिन मदद कर रहा था मराठाओं का, तोपची हुआ करता था इब्राहिम गारदी।
यहाँ पर कोई पूछ रहा है हु वॉज, ओके, अली गौहर कौन था? भाई साहब, आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय का बेटा था अली गौहर। तोपची क्या है सर? तोप तो पता होगा क्या होता है, कैनन्स, तोप। तो जो तोप चलाएगा वो तोपची कहलाएगा, सिंपल सी बात। अगली महत्वपूर्ण घटना जो शाह आलम सेकंड के ही समय में हुई, ध्यान रखेंगे 1764 में, इसी के समय में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और हम सब जानते हैं बक्सर के युद्ध में हमारी तरफ से 3 लोगों की सेनाएं लड़ी थी, शाह आलम सेकंड, बंगाल का मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला था हेक्टर मुनरो। हम तीन शासकों ने मिलकर एक बार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने की कोशिश की। लेकिन यही बैटल ऑफ बक्सर वो निर्णायक युद्ध था जिसको जीतने के बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बंगाल पर, और बंगाल में सारे के सारे टैक्स वसूल करने के और रेवेन्यू जनरेट करने के जो राइट्स थे वो किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास आ गए, ब्रिटिशर्स के पास आ गए। बुरी तरीके से हार हुई बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की। और दोस्तों, शाह आलम सेकंड के ही समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली के लाल किले में जाकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से कहा कि अब आप सेवानिवृत्त हो जाइए, अब आप रिटायर हो जाइए, अब दिल्ली पर भी अधिकार रहेगा अंग्रेजों का और दिल्ली से भी टैक्स वसूल करने और रेवेन्यू जनरेट करने के जो अधिकार होंगे, जो राइट्स होंगे, वो अंग्रेजों के ही पास रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आएगा, बताइए अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला, अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन हुआ है? शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड? तो जो शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह था, इसी को कहते हैं कि ये अंग्रेजों का सबसे पहला पेंशनर था, क्योंकि जब अरे आवाज है भाई, आवाज है, आवाज कहाँ जाएगी? मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का और शाह आलम सेकंड अंग्रेजों का सबसे पहला पेंशनकारी बना। और अब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भारत का मुगल बादशाह एक शक्ति नहीं, केवल एक पद बनकर रहेगा। और अब ब्रिटिश सरकार के ही द्वारा ये तय किया जाएगा कि भारत का मुगल बादशाह किसे बनाया जाए और मुगल सिंहासन पर कौन बैठे। 1806 ईस्वी में दोस्तों शाह आलम सेकंड की डेथ हुई और शाह आलम सेकंड के मरते ही भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय।
1806 से लेकर 1837 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड। आ तो रही है आवाज, कहाँ गई आवाज? कहीं नहीं गई आवाज, यहीं पर है भाई लोग, आवाज कहीं नहीं गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं अकबर सेकंड से। सबसे पहला पॉइंट जो बनता है, ध्यान रखेंगे, वो ये होता है, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह ही कौन कहलाता है? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ही वो भारत का सबसे पहला मुगल बादशाह था जिसे अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया गया था, अंग्रेजों के ही द्वारा नियुक्त किया गया था। दूसरी चीज, अकबर द्वितीय के ही समय में 1835 ईस्वी में जो मुगल टकसालें थी वो अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दी गई और भारत में चलनी शुरू हुई ब्रिटिश करेंसीज। और ध्यान रखेंगे 1830 में अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह ही कौन हुआ था? अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय की मृत्यु 1837 में हुई और इसके बाद भारत का अंतिम मुगल बादशाह बना बहादुर शाह जफर। भारत का अगला मुगल बादशाह बना बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक। बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह ही किसे कहा जाता है? बहादुर शाह जफर को। पीकॉक थ्रोन जो मयूर सिंहासन था वो नादिर शाह हिंदुस्तान से लूट कर लेकर गया था। शाहजहां ने बनवाया था मुगल सिंहासन जिसको तख्ते तऊस या पीकॉक थ्रोन कहते थे, उसी पर कोहिनूर हीरा भी लगा था। तो उसी कोहिनूर हीरे को भी लूट कर ले गया नादिर शाह और पीकॉक थ्रोन को भी ले गया था 1739 में। बहादुर शाह जफर को बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह कहा जाता है क्योंकि साम्राज्य पर तो अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था लेकिन ये फिर भी रूल कर रहा था। हम सब जानते हैं ही वॉज लास्ट मुगल एम्परर, और ये एक उर्दू पोइट हुआ करता था या एक भारत का, हिंदुस्तान का मशहूर शायर हुआ करता था। 1857 का जब विद्रोह हुआ, जब रिवोल्ट हुआ, तो उसी का लीडर, उसी का नेता किसको बना दिया गया? बहादुर शाह जफर को। इसीलिए लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया और भेज दिया गया बर्मा के रंगून, और वहीं पर जाकर 1862 में बहादुर शाह जफर डाइड। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और भारत से खत्म हुआ मुगल साम्राज्य। अबे टकसाल का मतलब होता है, टकसाल वो जगह होती है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहां पर सिक्के बनते हैं, जिनको मिंट्स कहा जाता है, टकसाल, उसको टकसाल कहते थे। तो ऐसे हुआ भारत से मुगल साम्राज्य खत्म। कल मुलाकात होगी दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, और फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और जैसे ही 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो बस सैटरडे संडे का विराम लेंगे और मंडे को से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।
और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखें अपना, खुश रहिए, आबाद रहें, हिंदुस्तान रहें या इस्लामाबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर, धन्यवाद।